ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो मोशन इन प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मोशन इन प्लेन में हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के लिए जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए बेसिक वेक्टर का, जो कि मैथमेटिकल टूल्स में पूरा कवर्ड है, अच्छे से हम लोग किए हैं उसको, एक एक टाइप का हर चीज़ देखे हुए हैं, कैसे वेक्टर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सब कुछ देखा हुआ है हमने। तब यहाँ हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करते। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग वो एक सिंपल सा लेते हैं पहले, है ना। तो क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, एक पार्टिकल है मान लो, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा लग रहा है 7 न्यूटन का। तो ये मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है और ये उसी पे लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स, और दोनों फोर्सेस के बीच में है एंगल 60 डिग्री। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये दोनों की वजह से इस पार्टिकल पे कितना नेट फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ में मेहनत ज़्यादा लगती है ड्रॉ करने में, तो अपन क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया अपना रिजल्टेंट एफ वेक्टर। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अब। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड और एफ कैसे निकालोगे, अंडर रूट, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। तो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। लो भाई, सारी वैल्यू तुम्हारे पास है ना, F1 5 है, F2 7 है, और cos 60 कितना होता है 1/2, पुट करके आंसर निकाल लो। चलो निकालो। इसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि मेरे को एंगल बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, जो क्या होता है हमारा फाई, है ना। तो हम लोग फाई कैसे निकाले थे, याद करो, भूल जाते हैं ना, इसलिए मैं ये वाला चीज़ यहाँ करके बता रहा हूँ। तो ये वाला हमारा जो है, ये 7 न्यूटन वाला वेक्टर है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये क्या होगा 7 cos 60, और ये क्या होगा 7 sin 60। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग tan थीटा लगाएं, या मतलब tan फाई लगाएं, तो हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर पत्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपना 7 sin 60, और बेस कितना है हमारा 5 प्लस 7 cos 60। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, और फाई को समथिंग tan इनवर्स जो भी आएगा वो लिख लो। समझ में? तो ये हमने सबसे आसान सवाल लिया है। अरे भाई, मैग्नीट्यूड में माइनस कैसे आ जाएगा, कहाँ आएगा माइनस साइन, वो बता ना। हाँ, क्यों माइनस प्लस क्यों लाएगा, इसका आंसर आएगा √109। उसको भी सॉल्व करो। एंगल कितने एंगल पे जा रहा है वो भी तो निकालना है ना। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, F1 क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos 60। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करोगे, cos 60 को 1/2 लिखोगे, 2 कटेगा, जो भी अंदर आएगा 109। तो ये मैंने दुनिया का सबसे आसान सवाल लिया है। थोड़ा और दूसरा सवाल लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन सुनो। A motorboat is racing towards north. A motorboat is racing towards north at 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट हमको गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है वेलोसिटी ऑफ बोट? 25 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ। दूसरा हमको दिया हुआ है वाटर करंट, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो किधर दिया हुआ है हमको 10 किलोमीटर पर आवर, किधर है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब क्या किया जाए भाई? तो इसको बना लो, कैसे लिखते हैं? साउथ, नॉर्थ, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है और वेस्ट, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है, हमारा जो बोट है वो 25 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारा बोट है। और हमारा जो वाटर है वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ किया जाए इसको? अच्छा, साउथ क्यों ले लिया यहाँ पे? अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं है, ईस्ट ऑफ साउथ है। ईस्ट ऑफ साउथ है, ठीक है। तो हमको करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। ईस्ट ऑफ साउथ का कैसे लेना है? साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। ये क्या है अपना? वाटर, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो भाई ठीक है, निकाल लो ना। ये आएगा रिजल्टेंट, वेलोसिटी जो हमको रिजल्टेंट चाहिए। अब कैसे निकालेंगे बताओ? उसका निकालेंगे तो उसका भी आ जाएगा। अरे सिंपल तो है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही भाई। एक वेलोसिटी इधर है 10 किलोमीटर पर आवर, एक वेलोसिटी इधर है कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला कितना होगा भाई? इन दोनों का वेक्टर एडिशन करो, ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते क्या? ये 60 है तो बचा हुआ कितना होगा? 120, क्योंकि लीनियर पेयर होता है ना, बच्चों वाला सवाल जो 9th में सीखते हो। तो मिल गया ना 120। तो करना क्या है? वेलोसिटी भी क्या होगा? अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ वाटर कॉस 120, ठीक है ना। तो ये 25 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 25 10 कॉस 120 निकालने के लिए हम सीख चुके हैं ना, ASTC। तो 120 क्या लिख सकते हो? कॉस 90 प्लस 30, यहाँ कहीं पे आएगा। 90 क्या है? वाई एक्सिस, तो कॉस का क्या हो जाता है? साइन। साइन हो जाएगा कितना? 30। और ये जो हमारा यहाँ पे है साइन होता है पॉजिटिव, तो हमको लेना है पॉजिटिव, ठीक है। ओह सॉरी, आई मिस्ड इट, इट शुड बी नेगेटिव। क्योंकि कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है। कॉस का कर्व देखे हो? ये क्या होता है? 90, ये होता है 180। 90 से 180 के बीच में कॉस 120 नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू, है ना भाई, साइन 30, 0 1/2 मतलब 1/2 हो गया। सारी वैल्यू मिल गई, कैलकुलेट कर लो। अब 2 2 काट दो। 25, ये 250 इधर से, वहाँ 625, इधर से 100, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आता है।
25 का स्क्वायर 625, 100, ये कटेगा -250, कितना आएगा भाई देख लो। 625 -250 कितना हो गया, 375, 475 आ रहा है क्या, ये हो गया। चलो फिर इसका एंगल निकाला जाए अब। एंगल कैसे निकालोगे, एंगल हमको ये वाला चाहिए क्योंकि हम जिधर जा रहे थे हम उधर से देखेंगे, तो हमको चाहिए tan बीटा का वैल्यू। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर तो यहाँ भी रहेगा, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किए हो ना। अब ये हमारा VB है, ये VW है, और ये हमारा नेट V है। इसका एंगल इसके साथ लेना है, तो यहाँ से कहीं से इधर कहीं प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा, घुमा फिरा के पिछली बार जैसे ही कॉन्सेप्ट होगा ना, तो ये वाला जो VB है इसके साथ ऐड क्या होगा, VW का एक कंपोनेंट, जैसे पिछली सेम किए हो ना। तो जिसके अलोंग देखते हो उसको क्या करते हो, उसको कुछ नहीं करते हो, जो किए थे पिछली बार वैसे ही समझो। देखो मैं एक बार फिर से उसको दिखा दे रहा हूँ। तो ये था और हमारा ये वाला था ना, तो ये हमने ड्रॉ किया था ये, और फिर यहाँ से देखो ध्यान से देखना, अगर ये A वेक्टर है और ये मेरा B वेक्टर है तो ये B वेक्टर होगा। अब देखो मेरे को अगर एंगल जो रिजल्टेंट का है वो चाहिए A वेक्टर के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, A वेक्टर को कुछ नहीं करता, मैं B वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ ले आता हूँ, B वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और एक ये हो जाता है B वेक्टर साइन थीटा। तो जिसके अलोंग हम जाते हैं तो अब लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को अगर VB के डायरेक्शन में लेना है तो मैं क्या करूँगा, VW का कॉस थीटा VB के अलोंग एक्सटेंड हो जाएगा, और VW का साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें क्या, VW साइन थीटा कितना होगा यहाँ पे, 60 होगा, कॉस 120 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा एंगल देखोगे ना, तो ये, और नीचे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर कॉस 120। सिंपल है। अब इन सब की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है तुम्हारा, 10 है ना, साइन 120, फिर से वही इसी रूल से निकालोगे, तो ये 120 यहाँ कहीं पे आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 डिवाइड बाई VB कितना था 25 प्लस 10 इंटू कॉस 120 पहले भी निकाल चुके हो क्या, -1/2 है ना। तब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है बताओ। तो ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देखो ये क्या है 5, तो ये 10 √3/2 डिवाइडेड बाई, देखो ये 2 से डिवाइड होकर 5 हो जाएगा, 25 - 5 हो जाएगा 20, तो ये 1 0 1 0 ये मर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, क्या मिलेगा √3/4। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो कितना हो गया, 10 इनवर्स √3/4। तो इस तरीके से ये वाला सवाल बनेगा। ये समझ में आया क्या, कुछ नहीं करना है, मेन ध्यान ये रखो ना, यहाँ पे जब रिजल्टेंट करते हो यहाँ दिक्कत करते हो हर बार। ये वाला कार्यक्रम आसान है, असली जो दिक्कत करने वाला कार्यक्रम है वो यहाँ पे है कि भाई एंगल कैसे निकालें। तो देखो जिसके अलोंग चाहिए उसको छोड़ दो, जो बचा उसके 2 कंपोनेंट कर लो। कॉस कंपोनेंट लेंथ को बढ़ाने वाला है, साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर, बेस कंपोनेंट नीचे। ठीक है, इसको छाप लो फिर आराम से। तो अब आगे देखते हैं, आगे जो हमको देखना है, हमारा अगला सवाल
वो है रेन मैन प्रॉब्लम का। ठीक है, तो सवाल क्या है कि ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो बारिश हो रही थी वर्टिकली विथ 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे बोल रहा है कि अ विंड हैज स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम। अ विंड हैज स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। तो विंड जो है वो चालू हो गई है, अब हवा भी चलना चालू हो गई है, पहले नहीं थी। 12 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान रखना, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। मतलब कि जो बालक है वो कहाँ पे है? वो बस स्टॉप पे खड़ा है। तो अब बोल रहे हैं भाई बारिश चालू हो गई है, हवा चल रही है इस तरफ, तो हम छाते को कैसे रखें, किस एंगल पे रखें, यही पूछने वाली बात है मेन तो इसमें। तो क्या किया जाए? देखो, तो भाई पहले अपना बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन ये वाली है और ये अपना हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स आ रहा है रेन। तो रेन को बनाओगे तो यहाँ कहीं बना दो VR। ओके, हवा जो है वो क्या जा रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड से, तो कुछ इधर जा रही होगी 12 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत है क्या? वेलोसिटी ऑफ विंड ये कितना है? 35 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन एंगल फाइंड करना है, तो किससे फाइंड करोगे जरा बताओ तो मेरे को। ये आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हम लोगों को एंगल कौन सा वाला लेना है? वर्टिकल वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला? हॉरिजॉन्टल लेगा। अच्छा, मतलब तू छाते को पहले ऐसे खोलता है, फिर यहाँ से देखता है हाँ इतना रखूँ। आप पागल आदमी है बे? छाते को तुम ऐसे ना खोलते हो और फिर ऐसे टिल्ट करते हो ना, कि ऐसे खोल लेते हो फिर खड़े हो जाते, फिर देखते हो इधर से आ रहा है, ऐसा कर लेते हो। ऐसा थोड़ी ना कि उसको फिर से खोलते हो, बारिश इधर से आ रही, अरे 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 हाँ ऐसा करता है क्या? नहीं ना। तो ये वाला एंगल लेगा ना भाई। समझ गया कि नहीं समझा? कौन सा वाला एंगल लेगा? तो छाता तेरा कुछ ऐसा रखा होगा यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा? और वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये भी थीटा ही रहेगा, तो इस पे टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़े फिर इस सवाल में। अब इस सवाल में बचा ही क्या है? फिर थीटा निकालना बस। ये 35 है, ये वाला यहाँ पे 12 है, ये थीटा निकालना है। ओ माय गॉड, इतना आसान सवाल। अबे थीटा निकालने के लिए इतना क्यों टेंशन लेता है भाई? ये तेरा 35 है ना, ये 12 है ना, है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है पर राइट एंगल ट्रायंगल हो है ना, हैं? तो क्या करेगा इसमें? लिख लेना tan थीटा क्या होता है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 12, बेस कितना? 35। तो थीटा कितना हो गया? हो गया बस। ना बस बहुत। कहाँ से एंगल निकालेगा भाई? कहाँ से निकालेगा? tan इनवर्स 12/35 ये तेरा कुछ आएगा। tan इनवर्स ये वैल्यू कुछ आएगी, कितना आएगी? 0.343 आएगा, 0.343। अब ये एंगल का मैं तेरे को कैसे वैल्यू बताऊँ, मेरे को भी नहीं याद है। बाकी बुक में 19 डिग्री लिखा हुआ है, बट ऑप्शन में तुमको ये मिलने की उम्मीद है या ये इस टाइप का कैलकुलेशन नीट नहीं देता है। नीट बहुत ही आसान मेंबर्स देगा जो तुमको पता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो ये तो देखो नीट के लिए था। हाँ, वेलोसिटी भी पूछ सकता है कि किस वेलोसिटी से रेन तुमको पड़ेगी,
उस केस में क्या करोगे फिर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी डब्ल्यू कॉस 90, और ये तो जीरो हो गया। ओ हो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर बस निकालना रहेगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर नहीं मालूम है, नहीं मालूम भाई। जो भी आएगा ये तुम्हारा आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर 37 आएगा। कैलकुलेट करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। अगर नीट में आएगा ना सवाल, तो ये वाला कार्यक्रम मत करना, सिर्फ एंगल पूछेगा और बस इतने में काम खत्म कर लेना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, इन केस अगर वो वेलोसिटी पूछता है तब इसको फाइंड करना है, अगर वेलोसिटी नहीं पूछा तो बस इससे आंसर लिख देना, ज़्यादा सोचने समझने का समय वैसे भी अपने पास नहीं होता। क्लियर है ये वाला? चलो ठीक है, सवाल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल जो हम लोग ले रहे हैं, हाँ चलो इसी को लेते हैं। ये सवाल क्या है, अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोस एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब नदी है जो बह रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो डाटा है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। एंड रिवर की जो लेंथ है वो है कितना बोला था मैं, 800 मीटर। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं अ स्विमर who कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक स्विमर है, मान लो तुम हो या तुम हो या तुम हो, कोई भी है, तुम्हारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब पानी नहीं फ्लो होता, तब 10 किलोमीटर पर आवर से तैर पाते हो। तब हमारा सवाल है विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब आप चाहते हो कि आप जो नदी है उसको सीधा क्रॉस करो। अब देखो एकदम कॉमन सेंस वाला बात, अगर नदी इस डायरेक्शन से इस तरफ फ्लो हो रही है, मान लो इस तरफ, तो मैं अगर ऐसे तैरना चालू करूँगा ना, तो मैं नदी के साथ ऐसे ऐसे होके इधर चले जाऊँगा, होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करूँ, मैं रिवर को सीधे रास्ते से क्रॉस करूँ। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, तो अपने को पहले फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में अपन तैरना चालू करें। दूसरा ये कि कितनी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अपनी तैरते वक्त, और तीसरा ये कि कितना टाइम हमको लगेगा नदी को पार करने में, ठीक है। तो ये हमारा नदी है, ये कितने मीटर का है भाई, 800 मीटर का। देखो ये 800 मीटर देने का मतलब ही ये था कि वो टाइम पूछ सके, वरना बाकी पहले के दो सवाल एंगल और वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो हम क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, मान लो इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर मान लेते हैं, और हमको जाना इस डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा। तो मतलब क्या है, हमको कुछ इधर भागना पड़ेगा ना, नदी इधर जा रही है अगर, तो हमको कुछ इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएं जो हमको चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो रिजल्टेंट हमारा ये होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये हमारा क्या है भाई, स्विमर, जो तैराक हो, तुम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, हमारे पास सब कुछ है, हमको क्या निकालना है, हमको ये थीटा निकालना है, हमको ये थीटा निकालना है। और क्या चाहिए हमको, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी चाहिए। अब देखो यार, ऐसा नहीं है, ये जो वी आर है ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पे वी आर होगा ना। अच्छा, और थीटा निकालने के लिए तो फिर वही करना है अपने को, क्या करना है हमको वी एस के अलॉन्ग देखना है,
तो वी आर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वी आर साइन थीटा, एक वी आर कॉस थीटा, इससे निकालेंगे। तो प्राण निकल जाएंगे। हाँ तो ये देखो ना, ये वी एस अपना कितना है 10 और वी आर कितना है 5, तो ये थीटा निकाल सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। क्यों निकाल, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना। रिवर का फ्लो और हम उस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर जाना चाहते हैं, तो ये थीटा निकालना तो आसान हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अपने पास हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है, तो कौन सा यूज़ करें, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं। चलो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है भाई 5, हाइपोटेनस कितना है 10, 1/2। तो यहाँ से थीटा कितना मिल गया, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, तो थीटा कितना मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा अगर 30 डिग्री मिल गया, तुम्हारा पहला काम तो खत्म हो गया ना, किधर जाना था। अब अपने क्या चाहिए, अपने को उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या किया जाए, हाँ तो यहाँ पे f क्यों ले रहा है, यहाँ पे v लेना, तो v कैसे निकलेगा, निकालो। अरे भाई जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो एक थीटा एंगल था, ये ना फाई है, चल ले अब मिल गया आत्मक शांति, ये फाई है, खुश हो जा ले। अब फाइंड कर ले थीटा खुद से, ये ले खोज थीटा। थीटा क्या होता था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वही तो खोजने बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये जो फाई है ना, ये देख ये स्विमर है और ये नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट। तो a प्लस बी वेक्टर और एक वेक्टर के बीच का एंगल है फाई। थीटा जो होता है ना, वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तेरे को लेना होगा। नहीं समझा, बट यहाँ पे ना उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, थोड़ा सा आंखें खोल के सॉल्व करो ना यार। जब ये 90 डिग्री है, ये वी एस है, ये वी आर है, तुमको ये चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हो, तो उसको क्यों नहीं यूज़ कर लिया जाए, जब यहाँ 90 डिग्री मिल ही गया है तो क्या होगा, tan स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फालतू में इतना लंबा दिमाग का वो कर रहे हो अपना। भाई वेलोसिटी ऑफ एस जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अपने को वी चाहिए, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, अंडर रूट 75 आ गया आंसर। हैं क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 2 क्यों सर, अरे ऊपर क्या लिखा हूँ, ये चाहिए ना अपने को, ये गिवन है, ये मालूम है, इसको उधर भेजा। अबे पागल आदमी, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, रिजल्टेंट कौन बोला, वो रिजल्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से देख, ये जो है ना ये स्विमर है, ये रिजल्टेंट नहीं है मुन्ना। यहाँ पे यहाँ ये स्विमर है, ये अपना रिवर है, ये रिजल्टेंट है। ये वेक्टर के मुंडी को भी देख ले, ये देख, ये गया, ये गया तो ये आया। आंखें तो बंद कर लेना है, ऐसे ढक्कन लगा लेना है। क्या दिक्कत हुआ इसमें, अरे ऐसा लिख लो भाई, मर जाओगे। एलो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। खुश, मिल गई आत्मक शांति। अब इसको इधर भेज लिए, फिर रूट ले लिए, अंडर रूट 75 आ गया। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ये कौन से यूनिट में आया होगा, ये किस में आया होगा, ये किलोमीटर पर आवर में। इसका रोल नहीं सर, इसमें टाइम निकालना है ना, इसीलिए तो निकाल रहे हैं अपन इतना मेहनत करके। वेलोसिटी भी पूछा है, तो ये एक आंसर, सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर हमारा ये है 30, सेकंड ये है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको टाइम चाहिए। टाइम के लिए भाई ये देखो, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अरे छोड़ो, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखो अंडर रूट 75 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा, और आवर को 60 इंटू 60 करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड। अब थोड़ा देखो तो यार, ये 2 जीरो काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये देखो जरा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यही ट्रिक था ना,
कि किलोमीटर पर आवर में 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड ले आओ और उल्टा करके किलोमीटर पर आवर ले जाओ चाहिए अगर तो ये तुमको मिल गया उसका वेलोसिटी, जो कि बहुत ही गंदा सा वैल्यू आया हुआ है। तो अब यहाँ से अपन को टाइम चाहिए। थर्ड पार्ट, टाइम कितना होगा भाई, डिस्टेंस कितना है 800 मीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है √75 × 5 डिवाइडेड बाई 18। तो बस इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आती है लिख लेना। वैल्यू आती है 333.3 सेकेंड, 333.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी का सवाल था, इसलिए इसके वैल्यूज़ बहुत ही गंदी हैं। ये शायद एनसीईआरटी का नहीं था, कहीं और से था, मेरे को ध्यान नहीं है, जहाँ से भी था, बट अच्छा था सवाल। तो इससे तुम लोगों के 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक कि भाई आंखें खोल के देख लो यार क्या पूछ रहा है, सीधा अंधाधुंध फॉर्मूला लगाने के पीछे मत भागो। कई बार उसको सिंप्लीफाई करके भी दिया होगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है इस तरीके से करने की। यहाँ पे तुम्हारा जो केस है वो अलग था ना, तुमको ये तुमको निकालना नहीं था। अगर ये सवाल कुछ ऐसा होता, इसी सवाल को मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। क्या कि मैं बोलूँ कि एक स्विमर है जो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है कुछ स्पीड से, और नदी इस तरफ जा रही है VR से। तो अगर इसका मैं रिजल्टेंट पूछूं तो तुम लोग ये देखो ना, ये 90 लोगे ना, और cos 90 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा झोल है सवाल में। यहाँ पे क्या है, हमको बोला गया कि स्विमर ऑलरेडी चाहता है यहाँ जाना, स्विमर यहाँ आना चाहता है, और यहाँ आने के लिए वो क्या करेगा, वो कुछ यहाँ से शुरुआत नहीं करेगा। देखो एक और इसको लेकर समझते हैं। देखो ये अभी ऐसा है ना रिजल्टेंट, तो ये क्या करेगा और इधर जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा बढ़ता जाएगा, कुछ एक एंगल ऐसा मिलेगा जब ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो इधर जाना चाहता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए अब बात करते हैं मोशन इन प्लेन की। मोशन इन प्लेन, तो मोशन इन प्लेन क्या होता है भाई, 2 एक्सिस से पता चलता है अपने को। एक होता है अपना x एक्सिस और एक होता है अपना y एक्सिस। ठीक है, तो इसमें मैं अगर बोलूँ कि तुम किसी पॉइंट P पे हो, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा P है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होगा OP, उसको मैं मान लेता हूँ r वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। तो r को मैं क्या लिख सकता हूँ, xi कैप प्लस y j कैप। तो ये मेरा पोजीशन है। तो अब ये पोजीशन है, तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूँगा सोचो। तो भाई मान लेते हैं कि मैं इस पोजीशन पे था, ये r1 वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से घूम के मैं इस पोजीशन पे आ गया, मान लो P से Q पे आ गया, और ये r2 वेक्टर अब मेरा पोजीशन वेक्टर है। ठीक, तो मैं अपना ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ है, ये PQ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, PQ वेक्टर मेरा क्या होगा यहाँ पे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब ये अगर मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स था x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2, y2, तो R1 क्या होता x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 क्या होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो अब मैं अगर इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करता हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो इससे क्या होगा देखो, अगर सेम कंपोनेंट लें तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, चेंज इन x i कैप प्लस चेंज इन y j कैप।
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर देखो मेरे को अगर ये वेलोसिटी निकालनी होती तो मुझे करना क्या पड़ता, मुझे डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। अब अगर मैं dx को डिफ्रेंशिएट करूँगा t के टर्म्स में तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगा, बट किस डायरेक्शन में मिलेगा सोचो। अब ये जो है ना ये पी क्यू, ये मेरा मान लेते हैं ये हमारा आर वेक्टर है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या मिलेगा भाई, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, ये तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है ना, और ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगा। तो मतलब डिफ्रेंशिएट करके मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। बात समझ में आई क्या? अब ये क्या है, यहाँ पे जो ये डेल्टा लगा के हम लोग कर रहे हैं ना, इसको ऐसा ना लिख के इसको ऐसा लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। अब ये जो है ना ये सिग्निफिकेंट चेंज है, इसमें तुम लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई इतना चेंज आया। बट अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ इसकी वेलोसिटी की, तुम क्या निकालोगे फिर उस केस में? तब तुम लोग क्या करोगे, डी आर बाई डी टी निकालोगे, जो कि तुम्हारा आएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ही आएगा। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि ये अपना वेलोसिटी वेक्टर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है क्या हो रहा है भाई, जिस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका पोजीशन का, उस डायरेक्शन में उसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो उस डायरेक्शन का वेलोसिटी बताएगा। अब इसको अगर इसी डायरेक्शन में और डिफ्रेंशिएट कर दे, मतलब इसको अगर एक बार और dt से डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये मेरे को एक्सेलरेशन बताएगा किस डायरेक्शन का, x एक्सिस में, और ये मेरे को एक्सेलरेशन बताएगा y एक्सिस में। समझ में आई बात? तो है वो वही है, बस यहाँ ये समझने वाली बात थी ना कि इसको तुम लोग दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मोशन की तरह देख सकते हो, एक जो कि x के अलोंग हो रहा है और दूसरा जो कि y के अलोंग हो रहा है। तो ये जो आई कैप वाला जो भी वैल्यू आने वाला है ये तुम्हारा x के अलोंग देगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये जो जे कैप वाला ये तुमको y के डायरेक्शन में देगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी होगा। तो इसको तुम लोग दो इंडिपेंडेंट की तरह सोच के सॉल्व कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग यही करने वाले हैं। क्या करेंगे, अगर प्रोजेक्टाइल मूव करेगा ना तो ये ऐसा मूव करता है, इस तरीके से जाता है, तो हम इसको सोचेंगे कि यहाँ दो मोशन हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में हो रहा है, और दोनों इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्वियस है, देखेंगे इसको कैसे, ठीक है। अब देखो चलो देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, तो इसमें क्या है, हमको ऑब्जेक्ट ए मान लो और दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं किसी भी अपना जो भी स्पीड है उनका उससे। तो हमको क्या करना है, हमको पहले फाइंड करना है मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पे बैठ के ए की वेलोसिटी को देख रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी। और अगर हम उल्टा करें, वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है। ये तो पहले भी देख चुके हो। अब देखो यहाँ पे वी ए बी और वी बी ए दोनों हो एक ही चीज़ रहा है, बस दोनों का मैग्नीट्यूड अलग आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट बस मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन होगा वो अलग आने वाला है। क्यों, सोचो अगर ये 3-2 होता या 2-3 होता, आना 1 ही था, एक में 1 आता पॉजिटिव एक में आता नेगेटिव, तो यहाँ भी वही हो रहा है, दोनों चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो वो फेमस रेन मैन प्रॉब्लम था जिसको हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं वो आता है कि भाई हमको एंगल वर्टिकल से लेना है, क्योंकि छाता खोल के सीधा रखते हो, ऐसा नहीं रखते हमेशा। और यहाँ पे
अब देखो एक केस ले लेते हैं, तो देखो ये मान लो मेरा वर्टिकल है और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा वर्टिकल है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि हम जो है हम इस तरफ जा रहे हैं मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मैं इस तरफ ले लिया, और बारिश जो है वो नीचे आ रही है, बारिश जो है वो नीचे आएगी, तो बारिश मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए नीचे ले लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे छाता किस डायरेक्शन में खोलना होगा, जिधर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फील होगी। मतलब मैं मूव कर रहा हूँ, साथ में रेन भी आ रही है, तो मैं देखूंगा कि मेरे रिलेटिव में रेन किस डायरेक्शन से आ रही है और मैं उस डायरेक्शन में छाता खोल के रख दूंगा, है ना। तो मतलब हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये क्या होना चाहिए, ये होगा वी आर माइनस वी एम वेक्टर, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए भाई, तो अब माइनस वी एम वेक्टर को ड्रॉ करो, जो कि कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस वी एम वेक्टर, और इन दोनों का अगर एडिशन कर दिया जाए तो ये हमको मिलेगा। ये टिप एक ही जगह आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और जैसे ही मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे छाता तो इधर खोलना है ना, ऐसा, तो एंगल क्या लूँगा मैं, ये वाला लूँगा, ध्यान रखना। तो ये इसका इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस पे सवाल तो हम लोग ऑलरेडी किए भी हैं, बट अब जब इस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चंस को करोगे ना तो ज़्यादा आसानी से बनता है, ठीक है। बिना रिलेटिव मोशन का यूज़ किए रेन मैन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, तो इससे करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और एंगल अगर निकालना हो तो tan थीटा ले लोगे, किसका लोगे, tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी एम बाई वी आर, ध्यान दे रहे हो ना। tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, वी एम बाई वी आर, मैग्नीट्यूड, वेक्टर है ना, तो हमको तो मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा ना उसका। तो इस पे अब एक सवाल और लेते हैं, चलो तो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार with a velocity of 40 km per hour, a bus appears to move towards north with a velocity of 40√3 km per hour, ठीक है। मतलब एक ड्राइवर ईस्ट की तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको एक बस नॉर्थ की तरफ जाती दिखाई दे रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40√3 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछ रहे हैं कि बस एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है देखो, तो पहले तो ये बना लो, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमारा ड्राइवर किधर जा रहा है, ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार, ईस्ट जा रहा है ड्राइवर, तो वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर ईस्ट जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, अच्छा उसको दिख क्या रहा है, तो ड्राइवर को दिख रहा है कि एक बस जा रही है नॉर्थ, नॉर्थ जा रही है बस, इस डायरेक्शन में जा रही है बस, बट ये देख कौन रहा है, ड्राइवर, ड्राइवर देख रहा है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बस है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, बात समझ में आई कि नहीं। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा इसमें बताओ, इन दोनों का सम ले लोगे क्या, तो फिर क्या करोगे, बस का वेलोसिटी सेम ही होगा, ड्राइवर बस का वेलोसिटी सेम है, बस का बोले ना, बस का निकालना है,
ड्राइवर का 40 किलोमीटर पर आवर है और ड्राइवर बस को 40√3 किलोमीटर पर आवर से देख रहा है, अलग है ना तीनों चीज़। तब क्या किया जाए बताओ? अभी रिलेटिव वेलोसिटी सीखे हो ना, तो वी बी डी जो होगा वो क्या होगा, वी बी माइनस वी डी वैक्टर। तो सबसे पहले तो माइनस वी डी वैक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ कहीं आएगा। अब वी बी वैक्टर और इसका सम, ये वी बी डी आए, इसका मतलब क्या है, ये कहीं यहाँ पे आना चाहिए, इधर होगा वेलोसिटी ऑफ बस, तभी तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना? ठीक है, तो अब इन दोनों का सम ये है, तो उसको निकाल सकते हैं, वीबी को आराम से निकाल सकते हैं ना भाई। तो कैसे निकालोगे बताओ? तो ये तुम्हारा वीबी है, ये तुम्हारा वीडी है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये तो 90 डिग्री मेरे को मिलेगा ही, तो मैं क्या डायरेक्ट पाइथागोरस यूज़ करके इसको निकाल लूँ? तो उसको निकालने के लिए मैं क्या लिखूँगा, वी बी इज इक्वल टू, अच्छा वी बी डायरेक्ट वी बी लिखना है अगर, तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, क्या होगा, वी डी प्लस वी बी डी का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे कितना आएगा, जो भी आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो ये बस की वेलोसिटी मिल गई। अब हमको चाहिए कि बस किधर जा रही है, बस किधर जा रही है, तो बस का डायरेक्शन कैसे देखा जाएगा? तो ये वाला एंगल चाहिए हमको, है ना? अब अगर इसमें देखो तो ये 90 डिग्री होना ही है। तो ये क्या है, ये 40 है, नहीं ये 40√3 है, ये 40 है, तो tan बीटा 40/40 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बीटा के लिए परपेंडिकुलर 40 है और बेस 40√3 है, तो 1/√3 आ गया, तो बीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ बता? अब ये 30 डिग्री को बोलोगे क्या, तो देखो 30 डिग्री क्या है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, तो इसको क्या बोलोगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट कहाँ से, नॉर्थ से। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस पे भी सवाल और धरे हैं, जितना बनाना है बनाओ। चलो, तो वेक्टर अपना जितना था, वेक्टर एडिशन टाइप का जो भी सवाल होता है रिलेटिव मोशन का, रेनमैन प्रॉब्लम और कौन सा था, रिवर बोट प्रॉब्लम, वो सब हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन। नाम पहले बता दिया, इंट्रोड्यूस बाद में करूँगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? तुमने कभी जेवलिन थ्रो देखा है? क्या करते हैं, ऐसे करके लॉन्च करते हैं तो वो ऐसे जाता है और ऐसे करके गिरता है। कभी बॉल ऐसे फेंकते हो तो क्या होता है, पहले वो हाइट ऐसे बढ़ती है फिर ऐसे नीचे आती है, होता है ना? तो वही सब प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जब कोई बॉडी हवा में उड़ते हुए जाती है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम लोग उसको फेंकते हैं और वो इस तरीके से कोई कर्व पाथ फॉलो करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। ठीक है, तो वो जो पाथ वो फॉलो करते हैं ना, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और जो मोशन है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जेवलिन हो गया, इसका एग्जांपल इतना सारा है, बुलेट तक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, बंदूक की गोली प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। सोचो, अगर मान लो यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, उसको तुमको गोली मारना है, यहाँ बैठा चलो, तो तुम गोली का निशाना अगर यहाँ करके मारोगे ना, तो तुम्हारी गोली कुछ यहाँ नीचे गिरेगी,
ठीक है, इसीलिए गन का एम करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। ऐसा तो कोई भी उसके लाइन पे ले आके यहाँ रख देगा तो मार देगा, जीत गया, काम ख़त्म। ऐसा नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बुलेट भले छोटा है लेकिन थोड़ा सा नीचे तो डेविएट होगा ग्रेविटी की वजह से। इसके अलावा पत्थर फेंक के देख लो, सारे एग्जाम्पल्स है, क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं, सब है, ठीक है। तो अब इसका देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो अब देखो जैसे हमने ऐसा फेंका, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल पे ऐसा यू वेलोसिटी से फेंका तो क्या होगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल। अगर मेरा एंगल थीटा है तो ये अपना यू कॉस थीटा है और ये अपना यू साइन थीटा है। अच्छा ये बताओ, हमने जैसे ये मार्कर मान लो मैंने ऐसे फेंक दिया, अब ये फेंका तो क्या मैं मेरे हाथ से रिलीज के बाद जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू देनी थी वो दे दी, उसके बाद क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ ना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ लग रही है, वो क्या है, ग्रेविटी। वो किधर लग रही है, नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि ये यू कॉस थीटा, ये जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा क्या, लेकिन ये वाला जो यू साइन थीटा है इस पर क्या लगेगा, डाउनवर्ड जी लगेगा, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं। पहले उसका डी एक्सेलरेशन होगा यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक, और उसके बाद फिर वो एक्सेलरेट करेगा उसको। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसा नहीं सोच सकता क्या कि मैं एक बॉल की जगह पे मैंने दो बॉल फेंकी, एक ऐसा फेंक दिया है और एक ऐसा फेंक दिया है, तो एक बॉल ये मोशन कर रहा है, एक बॉल यहाँ पहुँच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को दो सेपरेट मोशंस में ब्रेक करके समझ सकता हूँ आसानी से। एक जो हॉरिजॉन्टल रंग होगा और दूसरा जो वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये दोनों मोशन ही एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं और इसी चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, ठीक है। अब इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ नेगलेक्ट करते हैं, देखो, क्योंकि हम लोग तो आइडियल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कक्षा 11वीं का ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देते हैं, इसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अर्थ कर्व्ड है ना। तो अगर सोचो अभी ये प्लेन है, मैं यहाँ से फेंकता और यहाँ आता, लेकिन अगर ये सरफेस ऐसा कर्व होता, ऐसा मतलब किसी कर्वेचर ऐसा होता, तो मैं यहाँ फेंकता तो वो कहीं और जाता ना, एग्जैक्ट ये आर नहीं होता। समझ में आई बात। अगर ये सरफेस प्लेन होने की बजाय ऐसा होता तो मैं यहाँ से फेंकता यहाँ आता, तो ये क्या, ये दोनों चीज़ क्या सेम दिखती, नहीं दिखती ना। तो ये जो अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा है, कितना 64,000 किलोमीटर है ना, तो इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के रोटेशन को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, हो है ना, क्योंकि मैं इसको फेंका तो अर्थ घूम गई। फिजिकली इतना ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है, बहुत हल्का इफेक्ट होता है, इसलिए नेगलेक्ट कर दो। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ नेगलेक्ट करते हैं, क्या कि देखो ग्रेविटी जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हाइट के साथ बदलती है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होगा ग्रेविटी जी की वैल्यू, ठीक है। तो ये इतने एजम्पशन अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमको देखो दो टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, एक कि हम इसको फेंक रहे हैं, है ना, और दूसरा ये प्लेन है, प्लेन में ये जा रहा है और इसको हम ड्रॉप कर दें यहाँ से, तो इसके पास प्लेन की वेलोसिटी भी होगी, तो ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये v वेलोसिटी से ऐसा गिरेगा नीचे, तो ये भी प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, और मैं यहाँ से ऐसे लॉन्च करूँ तो वो भी प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। तो हमको ये दोनों केसेस को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हम इस प्लेन में ऐसे जा रहे हैं और ये प्लेन से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फॉलो करके ज़मीन पे गिरेगा। इसीलिए बॉम्ब टारगेट बहुत मुश्किल है, पूरा उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सब बनाया जाता है, राडार सिस्टम लगा के क्या क्या पता नहीं करते हैं ना, जो पूरा फोकस करते हैं कि भाई कितने एंगल से हम रिलीज़ कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, तो हम कितने दूर जाके किस जगह पे स्पॉट पे गिरेगा। तो अपने को ऐसे सवाल भी करने हैं कि हमारा प्लेन फलाना स्पीड से जा रहा है, हमारा टारगेट फलाना डिस्टेंस पे, तो मैं कितने दूर पे रह के बॉम्ब को रिलीज़ करूं कि मेरा टारगेट मिस ना हो। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं
कि जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन के पैरेलल बस फेंक देंगे एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ग्राउंड है, इससे कुछ हाइट h पे हम अपने प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे, मतलब फेंक देंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए ग्राउंड पे आके गिरेगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे मैं अगर इसकी वेलोसिटी u मान लूँ, u वेलोसिटी से मैंने फेंका, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करके गिरा ये हमारा रेंज r होगा, ये हमारा नीचे ग्राउंड है ना, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P है, आर्बिट्री पॉइंट। तो इस पे इसकी वेलोसिटी कैसी होगी देखो, तो एक कुछ होगी इधर, एक कुछ होगी इधर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ना, मान लेते हैं वो V है। और अगर ये एंगल, कौन सा एंगल, कोई भी एंगल ले लेते हैं अगर थीटा, तो हमारा एक थीटा नहीं बीटा ले लो, तो ये वाला एंगल अगर बीटा ले लें, ये वाला ध्यान रखना, तो एक कंपोनेंट हमारा v cos बीटा हो गया और एक हमारा v sin बीटा हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं मान रहा हूँ x, y है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये पॉइंट लगभग यहाँ से लगभग क्या है x डिस्टेंस, और इस पॉइंट की हाइट जो है वो कितनी है, ऐसा मैं एज्यूम कर लिया, ठीक। तो अब क्या किया जाए, तो देखो हम अपने ओरिजिन को यहाँ मान लेते हैं, चलो, और ये हमारा x डायरेक्शन हो जाएगा और ये हमारा y डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओ तेरी, आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, कि इसमें यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, बट क्या इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट, जिस वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूँ, क्या उसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये दो मोशन में ब्रेक किया जा सकता है, एक जो यहाँ से रिलीज करके फ्री फॉल कर रहा हूँ और दूसरा जिसको मैं इधर u वेलोसिटी से फेंका हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये जो वेलोसिटी u है इस डायरेक्शन में, इसका कोई भी कंपोनेंट नीचे नहीं है, तो वो एक तरीके से फ्री फॉल कर रहा है g के एक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसकी ट्रेजेक्ट्री देख लेते हैं। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, तो अगर ये u वेलोसिटी है तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, मान लो ये t टाइम पे यहाँ पहुँचा, यहाँ पे कितना टाइम लगा है पहुँचने में उसको, t टाइम लगा है। तो अगर इधर की वेलोसिटी u है, टाइम लगा है t, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, वो x डिस्टेंस मान लो कवर किया है ना, x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस कवर किया है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u थी, कितना टाइम लगा होगा उसको, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना u, टाइम कितना t। तो इसका मतलब क्या है कि मैं x इज इक्वल टू यू इंटू टी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ से टाइम हमारा क्या निकल के आ गया, x अपॉन यू, ठीक। अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस जो अपना ट्रैवल हुआ है उसकी बात करते हैं, जो कि हमारा y है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसमें यूज करना पड़ेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अच्छा ये वाला y मत लो, हमको इसकी हाइट देखनी है जहाँ से फेंके हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये y ले लो, कितना नीचे वो गिरा है, जिस पॉइंट से ड्रॉप किए उससे y डिस्टेंस नीचे गिरा होगा और x डिस्टेंस आगे गया होगा, ठीक। ओ यहाँ ले रहे हैं ना ओरिजिन को, तो अब s कितना है अपना y, u कितना है, क्या नीचे कोई वेलोसिटी है, 0, और t की वैल्यू ऊपर निकाले हैं क्या,
ये पूरी वैल्यू क्या कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो इसका मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक। बात समझ में आई कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अच्छा ये यू स्क्वायर यहाँ होगा ना भाई, देखा करो थोड़ा तुम लोग भी, कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल था ये, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल गई अगर, तो अब देखा जाए कि ये कितने देर हवा में रहेगा, कितने देर हवा में। तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम वो टी है, जितना देर वो हवा में है, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उस टाइम को मान लेते हैं कैपिटल टी, ठीक है। तो टोटल हाइट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ मैं। एस की वैल्यू एच है, यू 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर। और कुछ क्या किया जाए बताओ? हाँ तो निकाल लो ना, इतना भी नहीं करोगे क्या? 2h/g, ये 2 ऊपर जाके ऊपर, जी नीचे जाके ये, और इसका रूट मिल गया अपने को, कितने देर वो हवा में रहने वाला है, बस। ठीक है। अब क्या मेरे को ये बता सकते हो कि ये रेंज कितना होगा, कितनी दूर जाके ज़मीन पे गिरा होगा? हाँ बता सकते हो भाई। तो ये r है, इधर की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना u, तो जो रेंज होगा कितनी दूर जाके ज़मीन पे गिरेगा वो कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कितना है, वेलोसिटी कितना है u, टाइम कितना है, ऊपर निकाले हो ना, जितने देर हवा में रहेगा उतनी दूर तो जाके गिरेगा। लो भाई आ गया रेंज, ठीक है। अब मैं किसी भी इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ कि मेरा वेलोसिटी किसी भी, मान लो यहाँ पे ये v के वैल्यू कितना होता, ये भी अपन निकाल सकते हैं। तो अगला देखते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ये x डायरेक्शन वाला, ये vx ये है ना, ये क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है ना, ये तो u है। और vy, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, u प्लस gt, u तो 0 है बेटा, g है, और टोटल टाइम यहाँ तक का, कहाँ तक का, मान लेते हैं यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं या किसी जगह का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग इसको पहले gt लिख लो, तो ये u 0 है तो vy की वैल्यू gt मिल गई, तो टोटल भी क्या होगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये t वैल्यू डालते जाओगे और किसी भी पॉइंट का जो भी तुमको चाहिए वहाँ का वो निकाल लोगे। अब यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं क्या, ये बीटा एंगल, कैसे निकालेंगे देखो, ये एक्सटेंड कर दें तो ये वाला vx है, ये वाला vy है ना, तो tan बीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy/vx, तो अपन tan बीटा क्या लिख सकते हैं, vy/vx। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी एंगल भी बता सकते हैं कि कितने एंगल पे वो गिर रहा होगा। क्या हम लोग फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से ये जमीन पे गिरेगा, एकदम बता सकते हो। तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ गिरने में, ये निकाले हो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2h/g, एक g कटेगा और तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आई बात? तो ये था हमारा कि अगर मैं ऐसे प्लेन से जा रहा था इसको फेंक दिया, या फिर मैं किसी h हाइट से इसको ऐसा फेंका, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है, सब बहुत आसान था ये वाला। और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे आएंगे, कुछ नहीं, या तो वो पूछेंगे कि भाई x इतने दूर पे कितना हाइट नीचे गिरा होगा, या वो पूछेंगे कि कितनी देर हवा में रहेगा, या वो पूछेंगे कि कितनी दूर जाके गिरेगा, या वो पूछेंगे कि कितने एंगल पे गिरे होगा, या कितनी वेलोसिटी पे रहेगा, या फिर फाइनल वेलोसिटी। अधिकतर सवालों में टाइम पूछा जाता है या फिर एंगल पूछा जाता है। टाइम तो रेंज बोल देगा इतनी दूर गिरना है, मैं कितना पहले छोड़ दूं, मतलब कितनी हाइट पे बम को रिलीज करूं, ये भी पूछ सकता है, तो एच भी पूछ सकता है, कितनी वेलोसिटी से रिलीज करूं तो यू भी पूछ सकता है,
तो इसी फॉर्मूले से होगा। तो तुमको ये याद रखना चाहिए, ये और ये। अब देखो ये सारे मैंने डिराइव इसीलिए किए हैं ना कि ये याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें अपन कुछ जादू किए ही नहीं। ये तो बस वही 2 ठोक मोशन माने और उनको ऐड करते गए हर बार एक एक करके। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो अब दूसरा केस स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है, हम लोग वेलोसिटी यहाँ से ऐसे करके लॉन्च कर दिए। ठीक है ना, तो ठीक है, इस बार ग्राउंड से लॉन्च किए हो तो ग्राउंड को अपना इसको ओरिजिन मानो, v वेलोसिटी से लॉन्च किए हो मान लो u वेलोसिटी से। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे उड़ेगा, इस टाइप से गिरेगा मस्त आराम से जाके, बढ़िया प्रोजेक्टाइल बनेगा ना, ऐसा पूरा यहाँ तक बनेगा। अपने पास थोड़ा जगह की भी कमी है। थीटा एंगल पे लॉन्च किए हो तो 2 कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, एक u साइन थीटा और एक u कॉस थीटा। टोटल डिस्टेंस जो जाके गिरेगा वो क्या है, अपना रेंज। मैक्सिमम हाइट वो कुछ यहाँ पे अटेंड किया होगा, जिसको मैं हाइट h मान ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो कार्यक्रम शुरू किया जाए फिर, और क्या है ना। और मैं क्या मान रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ये पॉइंट मान लो P है, जिस पे जाके मैं देख रहा हूँ तो वेलोसिटी इधर v है और इसके 2 कंपोनेंट हो रखे हैं। अब देखो भाई, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। मतलब ये वाले को मैं vx लिख सकता हूँ और ये वाले को मैं vy लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में, पॉइंट P पहुँचने में उसको टोटल टाइम जो लगा है वो t टाइम लगा है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब अपन अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिराइव करते हैं इसका ट्रेजेक्ट्री, और ये जो h है ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ध्यान रखना। ये पॉइंट P तक कहाँ तक गया होगा, तो पॉइंट P तक वो x डिस्टेंस गया है इधर और y हाइट पे गया है। ठीक है ना, ऐसा एज्यूम करने में क्या जा रहा है, वो तो जनरल केस है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने कंडीशंस के हिसाब से। चलो सबसे पहले इसको समझ लो, तो क्या है ये, इसको हम लोग ब्रेक करने वाले हैं 2 मोशंस में। एक मोशन क्या है, जो कि मैं u cos थीटा से बॉल को ऐसे रिलीज कर दिया हॉरिजॉन्टली, और दूसरा क्या है, u sin थीटा से मैं ऊपर फेंका हूँ। तो क्या होगा, u sin थीटा ऊपर जाके घटेगा, घटेगा 0 होगा, फिर नीचे आएगा। तो मेरे को 2 मोशन बस एनालाइज करने हैं। तो अब अपन सबसे पहले इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू लिख सकते हो क्या, फिर से वही पिछले के टाइप से इक्वेशन ऑफ, तो x जो होगा वो कितना होगा भाई, ये x कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम u cos थीटा इनटू t। तो टाइम निकाल सकते हैं क्या उस पॉइंट का, x अपॉन u cos थीटा। अच्छा, अब ये y, ये जो हाइट है ये कैसा मिला होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है, y है, u कितना है, u साइन थीटा, t कितना है, x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ a, t कितना है, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक्सेलरेशन जो है हमारा यहाँ पे g लग रहा है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हम बॉल ऊपर फेंके हैं, एक्सेलरेशन तो नीचे ना लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, -g लेना है। ठीक है ना, तो ये u कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या बनेगा, x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो tan थीटा, थीटा एंगल तो जब रिलीज करोगे उसी टाइम फिक्स हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x इंटू सम कांस्टेंट p माइनस x स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट q। ये y मिल गया। तो ये अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो गया, px माइनस qx स्क्वायर, और ये जो है ये क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो हमारा ये ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये है, ये
पैराबोलिक है। समझ में आई बात? चलो फिर आगे वही छोटे छोटे डेरिवेशंस करते जाओ। सिंपल है ना, कुछ कर नहीं रहे हम लोग इसमें, बस वैल्यूज़ को पुट करते जा रहे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले निकालना अभी चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि ये कितने देर पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है? h। मैक्सिमम हाइट कितनी है? h है ना। और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? टाइम नहीं, टी मैक्स नहीं होगा, उसका डबल अपना टाइम लगेगा। यहाँ पे ये जो u साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, मैक्सिमम हाइट पे जाके कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात करूँ तो मेरा v 0 हो जाएगा, u मेरा u साइन थीटा है और माइनस g, और टाइम मुझे निकालना है। तो यहाँ से मैं टाइम को क्या लिख सकता हूँ, देखो तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा लिख लिए, तो t को क्या लिख दिए? u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इतना टाइम हमको लगेगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। तो इसको लिख लेते हैं, चलो TMH, T फॉर टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करें, अब निकालते हैं इसका उड़ने का टाइम। अब निकाला जाए, चलो कितना टाइम उड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहां से उड़ना चालू किया और यहां पे जाके गिरा, इस बीच में उसको कितना समय लगा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब कितने देर वो उड़ेगा। तो अब देखो, यहां से उड़ना चालू किया और यहीं गिर गया, तो मैं अगर ये u साइन थीटा की बात करूं तो एक इस वाले कंपोनेंट के अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये g हमारा नेगेटिव है, s 0 है, u कितना है? u साइन थीटा। t निकालना ही है अपने को, t मान लो कैपिटल T है। ठीक है, प्लस की जगह क्या लेंगे? माइनस g बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। नहीं, मैं t लूँगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मेरी मर्जी, तो तेरी इच्छा, लिख ले तू। तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हो भाई, इसको इधर लोगे तो टी स्क्वायर जी बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी उड़ा देते हैं, चलो। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या ये अपने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस है? और ये होना भी था, ये होना भी था, क्योंकि जितने टाइम ये राइज करता है उतने ही टाइम में वो जमीन पे भी गिरेगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू, अच्छा अगर मान लो अब तक नहीं आएंगे, चलें आगे फिर। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये कितनी हाइट तक मैक्सिमम गया होगा, एच मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला जाए, क्या करें बताओ? मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा ना, हर बार वही ना यूज़ कर रहे हो, तो v की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, वी वाई की, है ना। तो इस तरीके को v ले लो इसको, तो अपन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अच्छा, v 0 है, u क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइन इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स। यहाँ से एच मैक्स के लिए क्या माइनस माइनस उड़ा दो, तो 2g एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा ये मैक्सिमम हाइट हो गया कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है ना। अब टोटल रेंज निकाल सकते हैं क्या इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमारा, वो कैसे निकालोगे भाई, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और टाइम टोटल कितना लगा है बताओ, तो u cos थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin थीटा बाई जी।
तो ये क्या हो जाएगा 2u²। अच्छा एक चीज़ देखो तो, यहाँ ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, सिंप्लीफाई हो गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा माइनस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 45 बाद में बताना, पहले बोलो साइन 2 थीटा 1 होगा। तो साइन 2 थीटा अगर 1 होगा तो ये 1 किस कब होता है भाई? साइन 90 पे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब देखो क्या होता है पता है कि हम लोग दो अलग अलग एंगल से भी प्रोजेक्ट करें ना तो हमको सेम मिलता है रेंज। तो उसको प्रूफ करके देख लो। तो अब निकालते हैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो Vx तो कांस्टेंट रहेगा, क्या कितना है u cos थीटा से, और Vy जो होगा वो uy प्लस gt से चेंज होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से चेंज होगा ना भाई। अब एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नेगेटिव ही लगेगा हमारे लिए, तो इसको u माइनस जी टी कर लेते हैं। ठीक है, और यू वाई की वैल्यू अपने को मालूम है, u साइन थीटा है, और g और टाइम जो भी होगा t। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वी वाई स्क्वायर लिखते हैं चलो, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो मेरे को यू स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा ना? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो इस तरीके से मैं किसी भी टाइम पे अपना वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत? और एंगल निकालने के लिए फिर से वही क्या करोगे? वी बाई वी एक्स करोगे, और क्या करोगे? ठीक है। तो अगर मेरा वेलोसिटी, ये मेरे को ये थीटा निकालना है यहाँ पे, या मेरा यह वेलोसिटी यहाँ जो भी एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से उसको मैं निकाल सकता हूँ। उसको कैसे निकालूंगा? मान लो अगर बीटा एंगल बना रहा है तो tan बीटा कैसे लिखेंगे अपन? जैसे पिछली बार लिखे हो, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई कितना है अपना? यू साइन थीटा माइनस जी टी, और डिवाइडेड बाई टाइम वी एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो ये अपना हो गया। अब एंड एक चीज़ और कर लो तो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है क्या कि भाई वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे तो निकाल लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिए, तो क्या तुम लोग एंड पॉइंट यहाँ पे वो किस वेलोसिटी से आ रहा होगा निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, है ना? तो चलो बस वही निकालना बचा हुआ है अभी। तो अब निकालते हैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो Vx तो कांस्टेंट रहेगा, क्या कितना है? u cos थीटा से, और Vy जो होगा वो uy प्लस जी टी से चेंज होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से चेंज होगा ना भाई। अब एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नेगेटिव ही लगेगा हमारे लिए, तो इसको u माइनस जी टी कर लेते हैं। ठीक है, और uy की वैल्यू अपने को मालूम है, u साइन थीटा है, और g और टाइम जो भी होगा t। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वी वाई स्क्वायर लिखते हैं चलो, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो मेरे को यू स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा ना? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u
जी टी साइन थीटा। तो इस तरीके से मैं किसी भी टाइम पे अपना वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत? और एंगल निकालने के लिए फिर से वही क्या करोगे, वी बाई वी एक्स करोगे, और क्या करोगे, ठीक है। तो अगर मेरा वेलोसिटी, ये मेरे को ये थीटा निकालना है यहाँ पे, या मेरा यह वेलोसिटी यहाँ जो भी एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, उसको मैं निकाल सकता हूँ। उसको कैसे निकालूंगा मैं, मान लो अगर बीटा एंगल बना रहा है तो टेन बीटा कैसे लिखेंगे अपन, जैसे पिछली बार लिखे हो, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई कितना है अपना, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और डिवाइडेड बाई टाइम वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो ये अपना हो गया। अब एंड एक चीज़ और कर लो तो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है क्या कि भाई वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे तो निकाल लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिए, तो क्या तुम लोग एंड पॉइंट यहाँ पे वो किस वेलोसिटी से आ रहा होगा निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, है ना। तो चलो बस वही निकालना बचा हुआ है अभी। लास्ट अपना जो रहेगा अभी के लिए कि वेलोसिटी एट एंड पॉइंट। तो भाई एंड पॉइंट का टाइम तुम लोग को मालूम है क्या? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकाले हो ना, क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी आया था क्या, यही था ना। तो इसी का यूज़ करना है हमको। तो v की वैल्यू जो निकाले हो इधर, उसमें बस इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ये कटेगा, और बचा क्या इधर, माइनस 2u जी टी, टी की जगह पुट करना है अपने को, साइन थीटा लिख लो, इंटू टाइम पुट करो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ए जी कट जाएगा यहाँ पे, और तुमको क्या बच के मिलेगा, तो u स्क्वायर तो इधर बच गया, यहाँ क्या बचा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या, और यहाँ क्या बचा, 2 2 जा 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हो गया, तो मिल गया अपने को वेलोसिटी, u आ गया, कोई दिक्कत है? अब एंगल निकाल लो, tan बीटा कितने एंगल पे गिरेगा, ठीक है। तो कितने एंगल पे गिरेगा बताओ। तो देखो यहाँ पे जो गिर रहा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे गिरेगा, नीचे वेलोसिटी v लेके, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा है मान लो, तो ये इसका वी वाई है और ये इसका वी एक्स है। तो अब अपने को यहाँ से tan बीटा निकालना है। तो हमारा tan बीटा कितना होता है भाई, tan बीटा होता है वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई कितना है, मिटा दिए, बताओ ना फॉर्मूला वी वाई का, वी आई का फॉर्मूला क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी था ना, और वी एक्स कितना है, u कॉस थीटा, तो u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी कितना है अपना, 2u साइन थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा, ये जी जी कटेगा, ऊपर क्या है u साइन थीटा कॉमन ले लूँ क्या, 1 माइनस 2 है ना, और नीचे u कॉस थीटा, u उड़ा दूँ क्या, ये साइन थीटा बाई टेन थीटा, ये टेन थीटा हो गया, और ये -1 हो गया। तो ये मिला क्या अपने को, tan बीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो गया, tan ऑफ माइनस थीटा, तो बीटा कितना आया, माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, एंगल तो सेम ही रहेगा जितने से प्रोजेक्ट किए हो, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल हो गया ख़त्म। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करो अलग अलग पे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तुम लोग को मिलेगा, कुछ ये जिस पे क्या होगा ना कि वो ये वाला जो प्लेन है ना उसको भी उठा देगा बीटा एंगल से, तो वो जेई में ज़्यादा पूछता है, नीट में उसके सवाल बहुत हल्के फुल्के टाइप के आते हैं,
तो पहले तुम लोग उसको ट्राई कर लेना, उसके बाद मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल के थ्रू। उसके लिए हम लोग अलग से डेरिवेशन नहीं करेंगे, वरना कर सकते थे कि मेरा प्लेन बीटा एंगल से एलिवेटेड है और मैं कुछ अल्फा एंगल से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मेरा सारा डेरिवेशन ये सब रिपीट हो जाता वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बस सब चीज़ में चेंज आता। ठीक है, अब एक टॉपिक और बच रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हेडिंग डाल लो। अब तुम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझ तो सकते ही है ना। यूनिफॉर्म बोल दिया, इसका मतलब क्या है? सर्कल, सर्कुलर बोला तो सर्कल में घूम रहा हूँ, यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरा, है ना। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जरा देखो तो ये एक सर्कल है मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं हूँ तो ये वेलोसिटी मेरा v है, इस पॉइंट पे हूँ तो ये मेरा वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे हूँ तो ये मेरा वेलोसिटी v है ना। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है वेलोसिटी का, डायरेक्शन बदल रहा है ना। बट ये थोड़ा वायलेशन नहीं लग रहा है तुम लोग को कि भाई न्यूटन लॉ तो यही था ना, पहला लॉ, कि भाई एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। और लॉ ऑफ डायरेक्शन भी होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसमें कि जिस डायरेक्शन में होता है वो उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल एजेंसी उस पर वर्क आके ना करे या फोर्स आके ना लगाए। तो यहाँ तो हम किसी फोर्स की बात ही नहीं की अभी तक, तो ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? फिर कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, हम तो फोर्स लगा ही नहीं रहे लेकिन इसमें। अच्छा, फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिया है, वो वाला मत बता ना, इन लोग को बता दे। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि अब यहाँ पे इसके वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है डायरेक्ट। अब तुम लोग गाड़ी चलाते हो, जैसे गाड़ी मोड़ते हो तो गाड़ी धीरे होती है कि नहीं होती है ना। इसका मतलब क्या, अगर ये वेलोसिटी इधर मुड़ने वाला था पार्टिकल ये, तो इसकी वेलोसिटी कम होती, तो किसी एक को तो कोई तो वहाँ पे होना चाहिए ना जो वर्क करे, मतलब कोई फोर्स लगाए उसके ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखे। बात समझ में आ रही है? तो वही जो काम करता है ना, वही है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसका एक्सेलरेशन किधर होता है? तो इसका एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इसका मतलब ही है, क्या है पता है? इसका मतलब ही है सेंटर खोजने वाला या सेंटर सीकिंग, क्योंकि वो सेंटर की तरफ ही जाना चाहता है। ठीक, बोलो। तो अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे वो देखो, घड़ी का, घड़ी के टिप को देख लो, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग का गाड़ी का चक्का हो गया, रिम, व्हील जो भी है, तो ये सब सर्कुलर मोशन करते हैं। तो यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इक्वल एंगल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा एक्सेलरेशन लगता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाद में आएगा, सबसे पहले समझते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमको इसमें कुछ टर्म्स ही बस समझने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं है। अगर एक बार समझ गए ना, तो जैसे अपन स्ट्रेट लाइन मोशन करते थे ना, उन्हीं लॉस को यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारा सर्कल है मान लो, और ऑब्जेक्ट हमारा, वाह भाई सर्कल ही मस्त बनता है मेरा, ये है सेंटर, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था मान लो, सेंटर O है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उससे अभी मुझे मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट P0 पे था, अभी कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ गया मान लो। ठीक, तो क्या होगा कि वो कुछ एंगल कवर कर लिया होगा, है ना। तो मान लेता हूँ कि अभी ये θ1 एंगल पे है। अब यहाँ से मैं एक डेल्टा टी टाइम, छोटा सा टाइम देख रहा हूँ, और छोटे टाइम के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि वो यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? ये मान लो P1 है और ये P2 मान लो, तो डेल्टा टी टाइम के बाद वो P2 पे पहुँच गया। ठीक है ना।
तो P2 जो पॉइंट है उसका एंगल मान लेते हैं कि वो θ2 एंगल पे है। ये वाला एंगल जो है ये कितना है, θ2। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ एंगल में, पहले वो θ1 पे था, फाइनली वो θ2 पे पहुंचा, तो चेंज कितना हुआ, θ2 माइनस θ1, जिसको मैं डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ क्या। तो ये जो चेंज आया है ये कितना है, डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अब क्या है कि देखो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर इसका रेडियस मान लेते हैं r है, तो मैं डेल्टा थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये आर्क है ना ये, ठीक है। तो अपना जो एंगल होता है डेल्टा थीटा वो क्या होता है, आर्क, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसका रेडियस हमने आर मान रखा है, एंगल हमारा डेल्टा थीटा है आर। अब ये जो आर्क लेंथ है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो डेल्टा एस है, जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। तो ये जो वैल्यू है ये अगर डेल्टा एस है तो मेरा डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा एस बाई आर। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा एक चीज़, ये डेल्टा थीटा मेरा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है मेरा रेडियस। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर, तो चलो देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होना चाहिए था इसको। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा, है ना। तो इस एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। ठीक है ना। तो अब देखो मैं अगर बोलूँ ये तो डेल्टा जो है ये सिग्निफिकेंट टाइम है ना। हमको अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, वैसे ही मुझे चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी वो पता करनी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये क्या बन जाएगा फिर, डी थीटा बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर थीटा का यहाँ कोई फंक्शन दिया होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन x इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, इस टाइप का कुछ देता था ना, तो उसको क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते थे। तो यहाँ पे थीटा का कुछ फंक्शन दे देगा कि थीटा मान लो है 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 7। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितना हो, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो वो लगभग सिमिलर ही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अरे टी है यार, इधर टी लिखे थे ना। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ शुरू किए, गोल चक्कर मार के वहीं आ गए, जितना टोटल टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड होता है। तो टोटल टाइम टू कंप्लीट टू टेक वन रिवॉल्यूशन या टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी ये बताता है ना कि आप कितना राउंड मार रहे हो एक सेकेंड में, ठीक है, यूनिट टाइम में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है न्यू, इसका टी है। तो न्यू जो होता है ना वो 1 टाइम होता है। क्योंकि सोचो ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ये देखो मैंने क्या बोला भाई कि टी टाइम में हम एक रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, तो यूनिट टाइम में कितना रिवॉल्यूशन लेंगे, 1/t, और यही फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये यूनिटरी मेथड था, कुछ जादू नहीं था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो म्यू इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/u, दोनों ही ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ओमेगा फ्रीक्वेंसी और टाइम का एक रिलेशन निकालते हैं। ये चीज़ याद रखना कि डेल्टा एस क्या होता है, आर डेल्टा थीटा। चलो नोट कर लो पहले इसको।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया तुमको कि भाई टाइम पीरियड क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने का जो टोटल टाइम होता है। अच्छा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मैं कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करूँगा, डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा जीरो हो जाएगा। कितना? 2 रेडियन 2πr है ना। और रेडियस यूनिटी मान लो तो, रेडियस क्या रेडियस यूनिटी मान लो तो, क्या मान लो? अबे रेडियस यूनिटी, रेडियस 1 मान लूँ तो कितना? 2π होगा। अगर मैं पूछूं तुमसे कि एंगल कितना कवर होगा? 2π रेडियन। तो यहाँ पे देखो, ये जो तुम 2πr बोलते हो ना, वो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्टेंस की, तो एंगल ना 2π होता है 360 डिग्री। तो कितना कंप्लीट करेंगे? 2π। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितना करेंगे? अच्छा एक सेकेंड, क्या था अपना फ्रीक्वेंसी? क्या था फ्रीक्वेंसी? तो टी टाइम में अगर हम 1 रिवॉल्यूशन ले रहे हैं तो यूनिट टाइम में कितना लेंगे? 1/t रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे। ये तो ठीक है। अब अगर मान लो मैं टोटल टाइम जो मेरा t है, मतलब एक पूरा टाइम मैं ले रहा हूँ कि t इज इक्वल टू कैपिटल T है, तो मेरा थीटा कितना होगा? थीटा मेरा 2π होगा, जितना मैं टोटल ट्रेवल करने वाला हूँ। अगर मैं टाइम पीरियड के इक्वल अपना टाइम मान लूँ तो मेरा एंगल पूरा होगा एक रिवॉल्यूशन का 2π, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा लिखना चाहूँ तो ओमेगा क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। कितना है अपना? 2π डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? t। तो ओमेगा होता है, एक फॉर्मूला अपने को मिला 2π/t, और 1/t को क्या लिख सकते हैं? न्यू। तो 2π न्यू। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। तो यही रिलेशन है ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ और ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ। कोई दिक्कत इसमें? ये तो सिंपल सा था, ऐसे ही मैं बता रहा था बस। चलो अब ना हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी तो हम लोग एक चीज़ देखे। क्या देखे? एक हम लोग सबसे पहला जो रिलेशन देखे थे वो क्या था कि लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या था भाई, कि एंगुलर से लीनियर अगर बनाना था तो मैं क्या देखा था कि डेल्टा एस क्या था? आर डेल्टा थीटा। मतलब एंगुलर वाला जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें मैं रेडियस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिल गया था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिलेशन निकालूंगा। किसका किसका? तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि क्या होता है अपना? ओमेगा। तो मतलब हम लोग ओमेगा वर्सेस वी देख रहे हैं क्या आता है। लेट्स सी। तो कैसे किया जाए? देखो, तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी था, या सबसे पहले शुरू करते हैं एक सर्कल लेके। तो ये हमारा सर्कल है और यहाँ से हम शुरू किए हैं कार्यक्रम अपना, यहाँ तक पहुँचे हैं, डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल किए हैं, और क्या ये पॉइंट O है, मान लो सेंटर O है, और A से B गए हैं, A से B, और इसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ डेल्टा S, रेडियस है इसका R। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग डेल्टा S जो सबसे पहले निकाले क्या था? R डेल्टा थीटा। अरे ये वाला मत लिखो, अपन लिखते हैं एंगल क्या होता है? R का अपॉन रेडियस। तो R क्या है? डेल्टा S रेड अपॉन R, है ना, यही होता है ना। अब एक बात बताओ यार, ये डेल्टा थीटा अगर ये टाइम से डिवाइडेड होता तो क्या बन जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। और ये डेल्टा एस अगर ये टाइम से डिवाइड होता तो क्या बन जाता है? लीनियर वेलोसिटी। कर देते हैं ना, फिर क्या जा रहा है? ये तो छूट है दोनों साइड सेम चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, है ना, है ना। अब दोनों साइड में मैं टाइम को ले लेता हूँ बहुत छोटा, तो मैं क्या ले लूँ दोनों साइड में? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, 1/r को बाहर फेंक दो। तो ये क्या बन जाता? डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हो जाता? 1/r। डी एस बाई डी टी क्या हो जाता? अच्छा डी एस बाई डी टी लिख लो पहले। अच्छा ये डी थीटा बाई डी टी क्या है भाई? ओमेगा 1/r। और ये डी एस बाई डी टी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी v। तो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा आया क्या?
इसीलिए मैं पहले वाले टर्म को फोकस करने बोला। ये लीनियर वेलोसिटी है, कैसे मिली है? एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस मल्टीप्लाई करके। तो इससे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, दो से एक और अभी एक्सेलरेशन भी कर लेंगे। कंक्लूजन ये है कि किसी भी एंगुलर टर्म को अगर लीनियर में कन्वर्ट करना है तो करना क्या है? रेडियस का मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन का भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा है ना कि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर है और रेडियस भी वेक्टर है। तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्रॉस होगा यहाँ, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन समझते हैं और उसका भी रिलेशन निकाल लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन से। नोट करो इसको फटाफट। चलो ले, अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन जैसा कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालना चाहता हूँ तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखूंगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिखूंगा और डी ओमेगा बाई डी टी लिखूंगा। यहाँ तक का कार्यक्रम पहले भी हो चुका है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू r ओमेगा निकाले हो क्या, और dv, अच्छा, और ये d ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है क्या? तो अगर मैं इसको d बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दूँ दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन a, रेडियस कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, सॉरी अल्फा। तो क्या मिला भाई? एक्सेलरेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। बात समझ में आई? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। चलो तो अब देखते हैं जो लास्ट है अपना, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्चुअली ना मेरे को हेडिंग डालना पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ पहले कॉन्सेप्ट बता दूँ फिर नाम बता दूँगा, क्योंकि काम तुम लोग को मालूम होगा, तुम लोग उस चीज़ को फील कर लोगे, लेकिन नाम बताने के बाद बताता हूँ ना तो उतना फील नहीं कर पाते। जैसे ऑलरेडी तुम लोग समझ चुके हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। ये वही एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर पाता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन कर पाता है ना। तो अब इसका जो है, अब इसमें और क्या ही मैं बताऊं, ये सेंट्रीपिटल का मतलब ये बता दिया हूँ, सेंटर सीकिंग होता है, और इसका डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, अपन सीधा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना वो लिख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो हमको इसी का बस काम पड़ेगा, तो हम बस इतना ही देख लेते हैं। इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर के अलोंग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक और मैं कभी बता दूंगा। हम लोग क्या करते हैं ना, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो जब न्यूमेरिकल आएगा ना इसका, तो जब तुम लोग बनाओगे फिर मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल में ही वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन ले लेते हैं इसके ठीक अपोजिट, और न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा ये मोशन इन प्लेन ख़त्म हो गया।